हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। आज हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको नर्सिंग असेसमेंट के बारे में बताया था। आप वीडियो जाके ज़रूर देखना और इस वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच करना। किसी भी चीज़ की हम जब जांच करते हैं तो उसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है? ये एक तरह का क्लिनिकल जजमेंट होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी फैमिली के बारे में या कोई भी कम्युनिटी जो होती है उसके बारे में हम एक हेल्थ प्रॉब्लम्स उसकी देखते हैं और एक जजमेंट करते हैं। उसकी हेल्थ प्रॉब्लम देखते हैं और एक जजमेंट बनाते हैं कि एक्चुअल में उसे क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या डिजीज़ उसे हो सकती है। तो डायग्नोसिस क्या करता है? प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एक बेसिस दे देता है कि हाँ, हमें क्या इंटरवेंशंस करने हैं नर्सिंग प्रोसीजर्स में, हमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है अपनी, जिससे कि आउटकम आ सके उसकी बीमारी के हिसाब से हम उसे क्योर कर पाएँ पेशेंट को। तो पर्पज़ क्या होता है इसका? नर्सिंग डायग्नोसिस का पर्पज़ ये होता है कि एनालाइज एंड कलेक्टेड डेटा। तो जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया था नर्सिंग असेसमेंट में, जो कि स्टेप 1 होता है नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? बेसिकली जो भी हमने अब तक डेटा नर्सिंग असेसमेंट में कलेक्ट किया उसे एनालाइज करते हैं, उसे यूज़ करते हैं अच्छे से, और टू आइडेंटिफाई क्लाइंट नॉर्मल फंक्शनल लेवल। आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लाइंट का कितना फंक्शनल लेवल है, मतलब कितना अच्छे से वो काम कर पा रहा है अपनी लाइफ में। टू फाइंड डायग्नोस्टिक वीकनेस, कि उसके अंदर क्या क्या उसकी वीकनेस हैं पेशेंट की, वो उसके डायग्नोसिस में, अगर उसका पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका डायग्नोसिस में क्या क्या वीकनेस है वो हम देखते हैं, या क्या क्या कमी है जो रह रही है। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो क्लाइंट की क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी कमजोरियाँ और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो हम इसमें देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के? क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नर्सिंग डायग्नोसिस में। और कंसाइज होता है, कंसाइज का मतलब होता है कि बहुत ही स्मॉल होता है। ये नहीं कि हम इसमें 3-4 पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम 2-3 लाइन में ही नर्सिंग डायग्नोसिस ख़त्म कर देते हैं। 2 लाइन भी मुश्किल से, 1 या 2 लाइन में ही। स्पेसिफिक एंड पेशेंट ओरिएंटेड। स्पेसिफिक का मतलब है किसी एक डिजीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, लेट से फीवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक डायग्नोसिस में सिर्फ फीवर के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम पेन का डायग्नोसिस बना रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ पेन की ही बात करेंगे। पेशेंट ओरिएंटेड होता है। पेशेंट ओरिएंटेड का मतलब है कि पेशेंट को देखते हुए डायग्नोसिस बनाया जाता है। रिलेट्स टू पेशेंट प्रॉब्लम, तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा, अगर वो थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो पेशेंट को फिर हम मेडिकेशन गलत दे देंगे और उसकी वजह से उसकी डिजीज़ कंडीशन हो सकता है और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो डायग्नोसिस का एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ड ऑन रिलायबल एंड रेलिवेंट असेसमेंट डेटा, ये बेस होता है जो भी हमने डेटा अब तक कलेक्ट किया था असेसमेंट में, उसके ऊपर बेस होता है ये नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस का क्लासिफिकेशन नंदा डायग्नोसिस ने दिया है। नंदा क्या है? बेसिकली एक नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है जिसने हमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है डायग्नोसिस को। फर्स्ट इज़ एक्चुअल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस का मतलब है जिसमें हमें एक्चुअल में, मतलब रियल में हमें पता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में उसे क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक स्टेटमेंट होता है अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम दैट द क्लाइंट हैज़। जो भी क्लाइंट को, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसके हिसाब से फिर हम उसे डायग्नोसिस के थ्रू उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल स्लीप डेप्रिवेशन, तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली पता है, एक्चुअल में पता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसे नींद नहीं आ रही है। सो दिस इज एक्चुअल डायग्नोसिस। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस मतलब उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके जो एयरवे है, सांस लेने की नली जो है उसमें वो सही कुछ हो, मतलब कुछ उसमें मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सांस नहीं आ पा रही है। तो हमें पता है कि एक्चुअल में उसे क्या प्रॉब्लम है ना। और वो हो सकती है ड्यू टू, कैसे पता चला हमें? वो इनइफेक्टिव कफ, मतलब सही से वो कफिंग नहीं कर पा रहा, उस वजह से हमें, उस चीज़ से हमें पता चला। नेक्स्ट इज रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस
वो डायग्नोसिस होता है जिसमें हमें पता नहीं है अभी कि मतलब पेशेंट को भी वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस चीज़ का रिस्क उसे है, तो वो हो सकती है लेटर ऑन लाइफ में, बाद में। जैसे होता है कि कुछ लोगों के फैमिली में एक हार्ट डिजीज़ चलती है, कि कुछ लोगों या बीपी की बात करें, कुछ लोगों का जेनेटिक होता है कि उनका बीपी हाई होता है, तो उनकी फैमिली में जितनी भी आगे जनरेशन आने वाली है उनको वो रिस्क पे है कि उनको भी वो हार्ट डिजीज़ हो जाए या उनको भी वो बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो उसे रिस्क पे है, उसके जो आने वाली जनरेशन है वो रिस्क पे है। तो उसी रिस्क को देखते हुए जो हम डायग्नोसिस बना रहे हैं वो रिस्क डायग्नोसिस होता है। तो ये एक स्टेटमेंट होता है किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, जो क्लाइंट डज नॉट हैव येट, मतलब क्लाइंट को अभी नहीं है वो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में उसे हो सकती है प्रॉब्लम इन फ्यूचर। इन फ्यूचर उसे वो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे रिस्क ऑफ शॉक, शॉक का रिस्क हो सकता है, और रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू अल्टर्ड मोबिलिटी। अगर किसी का हाथ पैर मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और वो चीज़ ज़्यादा दिन तक रह जाती है तो उसे रिस्क है इंजरी का, उसे इंजरी यानी मतलब उसके चोट लगने का ज़्यादा रिस्क है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो फ्रैक्चर आ सकता है उसमें। नेक्स्ट इज़ हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस क्या होता है? इसमें हम किसी पर्सन की या फैमिली, कोई भी फैमिली हो या कोई पर्सन हो, उसके बारे में एक क्लिनिकल जजमेंट बनाते हैं कि वो कितना अपने आप को कितना मोटिवेटेड है अपने आप को हेल्दी रखने में, अपनी हेल्थ के लिए कितना वो अवेयर है, कितना जागरूक है कि हाँ मुझे हेल्दी रहना है, या क्या क्या उसे चीज़ें पता है कि हाँ इस तरीके से हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन या डिज़ायर है किसी भी फैमिली का, किसी भी पर्सन का, या किसी भी कम्युनिटी का। तो उसके बेसिस पे जो हम जजमेंट बनाते हैं वो हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस होता है। सिंड्रोम डायग्नोसिस। सिंड्रोम डायग्नोसिस का मतलब है कि व्हेन अ क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आर ऑफन सीन टुगेदर, जब कई सारे नर्सिंग डायग्नोसिस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे सिंड्रोम डायग्नोसिस कहते हैं। लेट अस सपोज किसी पेशेंट का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो रोड एक्सीडेंट होने की वजह से उसे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के साथ साथ अब उसे क्या होगा, पेन भी होने लगेगा, और हो सकता है उस पेन की वजह से उसे रात को नींद भी ना आए, तो स्लीप डेप्रीवेशन भी हो सकता है। तो उसे 3 प्रॉब्लम्स हो गई सिर्फ एक ही चीज़ से, यानी रोड एक्सीडेंट से ही सिर्फ उसे 3 प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और उन तीनों के लिए एक अलग अलग डायग्नोसिस बनेगा। एंड इसलिए इस तरह के डायग्नोसिस को हम सिंड्रोम डायग्नोसिस कहते हैं। तो ये 4 टाइप के डायग्नोसिस जो नंदा डायग्नोसिस नहीं देते वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में फ़र्क क्या होता है। तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो बेसिकली एक नर्सिंग जजमेंट होता है जो नर्स खुद बनाती है। अब कैसा बनाती है, जो भी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, या जिस भी चीज़ में वो एक्सपर्ट है, उस हिसाब से वो एक जजमेंट बनेगी। जबकि मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, ये फिजिशियन बनाता है, फिजिशियन या डॉक्टर जो होता है वो बनाता है मेडिकल डायग्नोसिस। जबकि यहाँ पर कौन बना रहा है, यहाँ पर हमारी नर्स बनाती है नर्सिंग डायग्नोसिस में। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि एक डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पॉन्स टू इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम अगर पेशेंट को है तो उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स क्या है, ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या है उस डिज़ीज़ के हिसाब से, उस हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से। तो हम यहाँ पर ह्यूमन रिस्पॉन्स कहते हैं, यहाँ पर हम डिजीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है उस हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। जबकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेडिकल डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें डिजीज़ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को डिजीज़ क्या है। तो यहाँ पर मेडिकल डायग्नोसिस जो बनता है वो डिजीज़ को देखते हुए बनता है, लेकिन जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो ह्यूमन रिस्पॉन्स को देखते हुए बनता है। नेक्स्ट इज मे चेंज एज क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंजेस। तो जैसे जैसे क्लाइंट का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस भी चेंज होता रहेगा। लेकिन जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो सेम रहता है, जब तक बीमारी है तब तक वो मेडिकल डायग्नोसिस सेम रहेगा। अगर पेशेंट को फीवर है तो वो डायग्नोसिस उसका सेम रहेगा जब तक उसका फीवर कंट्रोल नहीं हो जाता है, फीवर ठीक नहीं हो जाता। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, अगर फीवर की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है तो अभी डायग्नोसिस कुछ और है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सही हो जाती है, फीवर भले ही प्रेजेंट हो लेकिन वो प्रॉब्लम सही हो जाती है, तो अब डायग्नोसिस जो होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट का रिस्पॉन्स चेंज हो गया ना। तो पेशेंट के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं नर्सिंग डायग्नोसिस और उनके मेडिकल डायग्नोसिस के ऊपर। सो सबसे पहले इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। अगर किसी पेशेंट को सही से सांस नहीं आ पा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या लिखेंगे, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। लेकिन अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस बना रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे अस्थमा, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब है कि पेशेंट जो है चल फिर नहीं पा रहा सही से, अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है, उसके जो डेली काम होते हैं वो काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं अपने काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं सही से खाना खा पा रहा हूँ, ना मैं सही से बात कर पा रहा हूँ, ना मैं जॉब कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मे भी उसे प्रॉब्लम हो, तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लिखेंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस। लेकिन जो मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर लिखेगा वो लिखेगा सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब और भी कुछ लिख सकता है, लेकिन वो यहाँ पर डिजीज़ के बारे में लिखेगा, जबकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूट पेन। तो पेशेंट अगर कह रहा है मुझे बहुत मतलब मुझे कुछ देर से दर्द हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस में, एक्यूट पेन। लेकिन डॉक्टर क्या लिखेगा, जो उसकी डिजीज़ है, अब मान लो उसे अपेंडिक्स में डिजीज प्रॉब्लम है तो अपेंडिसाइटिस लिखेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टर्ब बॉडी इमेज एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, तो यहाँ पर डिस्टर्ब बॉडी इमेज का मतलब कि पेशेंट की जो बॉडी है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, पहले कुछ और थी लेकिन अब कुछ हो रहा है। तो पेशेंट तो इसमें हम तो ये लिखेंगे डिस्टर्ब बॉडी इमेज, लेकिन जो डॉक्टर लिखेगा वो लिखेगा एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कोई भी लिंग, यानी कि आपका कोई हाथ या पैर जो होता है, मान लो उसकी सर्जरी हो जाए और उस कट कर दिया जाए वो, तो अब क्या होगा, कट करने की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी की जो इमेज है वो चेंज हो गई है, तो वो डिस्टर्ब हो गई है। तो डॉक्टर क्या लिखेगा, एम्प्यूटेशन, लेकिन हम क्या लिखेंगे, डिस्टर्ब बॉडी इमेज। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डायग्नोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ ध्यान से देखना। द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो क्या है। तो जो भी पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट होता है नंदा डायग्नोसिस का, उसकी प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की। नेक्स्ट इज इटायोलॉजी। इटायोलॉजी का मतलब होता है कि कोज क्या है हेल्थ प्रॉब्लम का। मान लो उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोज क्या है, उसका रीज़न क्या है उस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब साइन एंड सिम्टम्स जो है, मतलब पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइंस है क्या सिम्टम्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो वो थर्ड कंपोनेंट होता है। तो अब नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते कैसे हैं उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस एक फॉर्मेट होता है, PES फॉर्मेट फॉलो करता है। P फॉर प्रॉब्लम, E फॉर इटायोलॉजी एंड S फॉर साइन एंड सिम्टम। सो एक फॉर्मेट ये है कि प्रॉब्लम, जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस का नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लिखेंगे रिलेटेड टू, फिर हम लिखेंगे अपनी इटायोलॉजी क्या है, इटायोलॉजी मतलब कोज, कोज क्या है, फिर लिखेंगे एज एविडेंस बाय, देन हम लिखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो ये यहाँ पर रिलेटेड टू और एविडेंस बाय ये चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा, प्रॉब्लम चेंज होगी, इटायोलॉजी हर केस में चेंज होगा, साइन एंड सिम्टम हर केस में चेंज होंगे। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, फीवर। अगर पेशेंट को फीवर है तो हम क्या लिखेंगे, पायरेक्सिया। रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम लिखा कि प्रॉब्लम क्या थी, पायरेक्सिया। रिलेटेड टू क्या, किस वजह से, कोज क्या था, कोज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एज एविडेंस बाय, कैसे हमें कैसे पता चला, हमने एविडेंस कैसे किया, मतलब हमें कैसे पता चला कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और फीवर है, बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। हमने देखा पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस रीज़न से हमने पता लगाया कि हाँ पायरेक्सिया की वजह से हो सकता है, और पायरेक्सिया की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इन इफेक्ट पेशेंट कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो पेशेंट ने बोला प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम हम नर्सिंग डायग्नोसिस के हिसाब से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू जो भी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, जैसे अस्थमा हो गया, ज़रूरी नहीं है अस्थमा, ये और भी कोई रीज़न हो सकता है, कोरोना वायरस भी हो सकता है। कोरोना वायरस में भी आजकल केसेस आ रहे हैं कि इनइफेक्टिव मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, निमोनिया हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अस्थमा ही हो, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अस्थमा लिख दिया। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किस वजह से हो रही है, अस्थमा की वजह से हो रही है। हमें कैसे पता चला, पेशेंट वीजिंग एंड कफ। पेशेंट वीजिंग का मतलब होता है कि हमारा जो चेस्ट होता है, पेशेंट का जो चेस्ट होता है, पेशेंट के चेस्ट के पास एक साउंड आने लगती है,
जब वो सांस लेता है तो वो साउंड को हम वीजिंग साउंड कहते हैं। तो जब पेशेंट सांस ले रहा था तो उसके अंदर से वो साउंड आ रही थी और उसे कफ आ रहा था। तो उस बेसिस पे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पेशेंट को अस्थमा हो सकता है और सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी। तो ये था नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, तुम लोग शेयर नहीं करते हो यार। और सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।